Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to discuss and explain poem number 4 from an elegy written in a country churchyard, composed by Thomas Gray. Okay students, तो इसका अर्थ क्या होता है? फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, गांव के, कंट्री मीन्स गांव होता है यहाँ पर, कंट्री मीन्स देश नहीं, गांव, कंट्री मीन्स गांव, चर्चयार्ड मीन्स कब्रिस्तान। एलिजी कहते हैं शोक गीत को, सैड सॉन्ग। रिटन लिखा गया, गांव के कब्रिस्तान में, इन ए कंट्री चर्चयार्ड, गांव के कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोक गीत से। फ्रॉम से होता है गांव के कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोक गीत से। इस पोएम का नाम है, हमने आपको हिंदी में बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, होता क्या है, टॉमस ग्रे इस शोक गीत को उन लोगों के लिए लिखता है जो बहुत गरीब थे, असभ्य थे, लेकिन समाज के लिए उनका किया गया परिश्रम उपयोगी था, और उनकी मृत्यु पर कोई गीत नहीं गाया गया, शोक गीत। अंग्रेजों में एक रिवाज था कि जब कोई व्यक्ति मरता था तो किराए पर बुलवा करके शोक व्यक्त करने वाले लोगों को मृत्यु पर बुलाया जाता था और वे शोक व्यक्त करते थे, शोक गीत गाते थे। तो ऐसे लोग जो इतने गरीब थे कि अपने पूर्वजों की मौत होने पर गवैयों को, शोक गीत गवैयों को नहीं बुला सकते थे, उनके लिए गीत लिखता है। और शाम का समय है, दिन समाप्त हो रहा है। दिन समाप्त होने की सभी, यानी कि पोएट वहाँ कब्रिस्तान में खड़ा होकर के जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी वहाँ पर घटना घटित हो रही है आसपास के वातावरण में, उस सबको देख रहा है, उसको लिखता है। और क्या सुनता है कि गिरजाघर में घंटियाँ बज रही हैं, पशुओं के समूह चारागाह से अपने घर की ओर आ रहे हैं, एक किसान भी घर लौट रहा है। सब ये संकेत किस चीज के हैं? रात्रि के, दिन समाप्त होने के संकेत हैं कि दिन समाप्त हो रहा है और रात्रि आ रही है। तो शाम के समय पोएट अकेला ही कब्रिस्तान में रह जाता है और वह चर्च यार्ड के, यानी कि कब्रिस्तान के जो सराउंडिंग्स है, जो वातावरण है, वहाँ का आसपास की जो चीज़ें हैं, उनको देखता है और उनका वर्णन करता है। कवि के अनुसार जो गांव के पूर्वज हैं वो अपने चिरस्थायी निंद्रा से उठ नहीं सकते हैं। पोएट कहता है महत्वाकांक्षी लोगों से, व्यवसायी लोगों से, कि वे इन गरीब जो दिवंगत फोरफादर्स हैं, पूर्वज हैं, उनके सामान्य मनोरंजन के साधनों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनके जो संक्षिप्त अभिलेख हैं उनको सुन करके तिरस्कार की हंसी से मुस्कुराना नहीं चाहिए। क्योंकि इस दुनिया के अंदर चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सबको मृत्यु आनी है, सबको मृत्यु एक प्रकार से आती है। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। जैसे गरीब मरता है वैसे अमीर भी मरता है। मृत्यु सबको आती है, सबके लिए समान है और मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। इस प्रकार से इस पोएम में कुछ कवि हमें बताने की कोशिश करता है। लेट अस स्टार्ट द पोएम नाउ। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड wind slowly over the lea, the ploughman homeward plods his weary way, and leaves the world to darkness and to me। इस स्टेंजा में, ये बिगिनिंग स्टेंजा है, इन द बिगिनिंग स्टेंजा ऑफ द पोएम
द पोएट सेज, कवि कहता है कि कर्फ्यू कहते हैं गिरजाघर की घंटियां, गिरजाघर की घंटियां टोल्स में बजती हैं। द नेल, नेल कहते हैं आवाज, गिरजाघर की घंटियों के बजने की आवाज पार्टी में विदा करती हैं। डे में दिन, यानी कि दिन का समापन हो चुका है, संध्या काल है। पोएट गिरजाघर में बजती हुई घंटियों को सुनता है। पोएट कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और गिरजाघर के अंदर बजती हुई घंटियों को सुन रहा है। नेल कहते हैं दुख भरी आवाज। पार्टी मीन्स एंडिंग, विदा होते हुए, समाप्त होते हुए दिन की ओर संकेत कर रही हैं। द लोइंग मीन्स रंभाते हुए, हर्ड मीन्स जानवर, वाइंड मीन्स टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। मूव स्लोली इन ए जिग-जैग मैनर ओवर द ली, ली मीन्स कहते हैं ग्रास लैंड, पास्चर लैंड, चारागाह के ऊपर। प्रातः काल से शाम तक जानवर चारागाह में चल रहे थे, अब वे भी चारागाह से अपने घर की ओर धीरे धीरे आवाज करते हुए, रंभाते हुए आ रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, प्लोमैन मीन्स फार्मर, होमवर्ड घर की ओर, टू हिज हाउस, प्लॉट्स मूव्स स्लोली बिकॉज ऑफ हिज फटीगनेस, बिकॉज ऑफ हिज टायर्डनेस। वेरी मीन्स थका हुआ, वे रास्ता। देखिए यहाँ पर रास्ता थका हुआ नहीं है। जब कोई विशेषण किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं और वो उसका मौलिक गुण नहीं होता है, रास्ता थकता नहीं है, मनुष्य थकता है, तो यहाँ पर इसको हस्तांतरण अलंकार है। यहाँ पर तो थका हुआ रास्ता नहीं है, थका हुआ कौन है? फार्मर है। तो इसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो थका हुआ किसान घर की ओर धीरे धीरे चल रहा है, पैरों को घसीटते हुए चल रहा है। प्लॉट्स मीन्स मूव स्लोली ड्यू टू टायर्डनेस। एंड लीव्स, और क्या होता है? छोड़ देता है। द वर्ल्ड संसार को, टू डार्कनेस, अंधकार के लिए, एंड टू मी, और कवि के लिए। मी मीन्स मेरे लिए। यहाँ जो फर्स्ट पर्सन आ रहा है वह थॉमस ग्रे के लिए है। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। द पोएट इज स्टैंडिंग इन द ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान, in the graveyard, and whatever he listens and whatever he looks, he describes in the poem. While standing in the churchyard, in the graveyard, in the cemetery, the poet listens to the bells ringing in the church. The ringing of the bells in the church indicates that the day is going to end, is coming to an end, कि दिन समाप्त हो रहा है। The lowing, यानी कि the ringing of the bells and many other activities happening at that time, so the day is coming to an end. The day is dying and the night is coming. तो क्या होता है? The lowing herd wind slowly over the lea. मैंने बताया था lea means pasture land, grass land. The cattle are also coming to their house after grazing in the grassland. They are moving their home very slowly and in a zigzag manner.
जिगजैग मैनर मीन्स टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, सीधे नहीं चल रहे हैं। वाइंड मीन्स टू मूव स्लोली इन ए जिगजैग मैनर, वे धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। तो शाम पशुओं का अपने घर की ओर आना, गिरजाघर में घंटियों का बजना, और तीसरी घटना क्या है? द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, द फार्मर इज टायर्ड ड्यू टू हार्ड वर्क। ड्यू टू हार्ड वर्क, ही हैज वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स, सो ही हैज गॉट tired. He was working from the early morning to the evening, so he has got tired a lot. He is unable to move his home, so he is walking very slowly, moving very slowly to his house due to tiredness, and leaves the world to darkness, and he has nothing to do with the world now. अब उसे संसार से कोई लेना देना नहीं है। In the darkness, the poet alone remains in the graveyard. No one else is there. वहां कोई नहीं है, केवल कभी ही चर्चयार्ड में खड़ा हुआ है। तो वाट एवर ही लुक्स, वाट एवर ही लिसन्स टू इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा। अब कब्रिस्तान के अंदर वो क्या देखता है, कब्रिस्तान के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो कब्रें हैं उनकी कैसी स्थिति है। इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द ग्रेव्स एंड वट एवर ही लुक्स इन द सिमेट्री इन द ग्रेवयार्ड ही डिस्क्राइब्स इन दिस स्टैंजा। Beneath those rugged elms that you trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath means नीचे, those rugged पुराने और खुरदरे एल्म्स नाम के वृक्षों के नीचे, दैट यू ट्रीज शेड, यू होता है सदाबहार का पेड़, और सदाबहार के वृक्ष की छाया के नीचे बहुत सी कब्रें बनी हुई हैं। वेयर हीव्स, जहां पर उठी हुई हैं कब्रें बनी हुई हैं। द टर्फ, टर्फ मीन्स ग्रास। इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप, हीप क्या होता है? ढेर। जब कोई व्यक्ति दफनाया जाता है तो उसकी ऊपर मिट्टी का ढेर लगाया जाता है, वो कब्र का रूप बन जाता है। सो मैनी ग्रेव्स आर अंडर द ओल्ड एंड रफ एल्म्स ट्रीज एंड द यू ट्रीज। द कंडीशन ऑफ द ग्रेव्स इज नॉट गुड। मॉल्डरिंग मीन्स ब्रेकिंग, जो मिट्टी है कब्रों की वो टूट टूट कर नीचे गिर रही है। द ग्रेव्स आर नॉट इन गुड कंडीशन। द अर्थ, अर्थ मीन्स मिट्टी, द अर्थ द सॉइल इज फॉलिंग डाउन, एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेव्स आर इन डिकेइंग कंडीशन, इन रूइनिंग कंडीशन। बहुत सारी कब्र उनमें विनाश के कगार पर हैं। तो क्या देखता है? ईच इन हिज नैरो सेल, सेल कहते छोटा सा कमरा, बट हेयर इट मीन्स ग्रेव। अपनी छोटी सी गुफा कब्र में, तंग कब्र के अंदर, प्रत्येक अपनी तंग कब्र के अंदर, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, लेड मीन्स लिटा हुआ है।
कवि कहता है कि जो दिवंगत ग्रामीण हैं वे अपनी तंग छोटी सी कब्र के अंदर हमेशा हमेशा के लिए दफन हैं और सोए हुए हैं। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट, रूड मीन्स अशिष्ट, असभ्य, जिन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं, शिष्टताओं का ज्ञान नहीं, ऐसे असभ्य पूर्वज ऑफ द हैमलेट, हैमलेट कहते हैं ए स्मॉल विलेज, छोटा सा गांव, जिसे पूर्वा कहते हैं, पूर्वा, छोटे से गांव को पूर्वा कहा जाता है, ठीक है। स्लीप, सोए हुए हैं, यानी कि इस गांव के असभ्य और अशिष्ट दिवंगत पूर्वज अपनी छोटी छोटी कब्रों में हमेशा के लिए दफन हैं और चिर निंद्रा में सो रहे हैं। चिर निंद्रा में वे अब जीवित नहीं हैं। दे कैन नॉट वेक अप बिकॉज दे आर डेड एंड lying buried in their graves. Beneath those rugged elms that yew trees said, the poet says that he looks that many graves are under the old and rough elms trees and yew trees. The grass is also growing over them, and many graves are not in good condition. The soil is breaking, the soil is falling down from the graves. The graves are in decaying condition, in ruining condition. वे विनाश की स्थिति में है। एंड इन ईच नैरो ग्रेव्स द एंसेस्टर्स, फोर फादर्स कहते हैं एंसेस्टर्स, पूर्वज, द डेड एंसेस्टर्स ऑफ द स्मॉल विलेज आर लाइंग बरीड इन देयर ग्रेव्स एंड टेकिंग इटर्नल स्लीप. They are sleeping forever. They cannot wake up because they are dead. क्योंकि वे मृत हैं, वे उठ नहीं सकते हैं, चिर निंद्रा में सोए हुए हैं, अपनी छोटी सी कब्र में दफन है. Now come to the third stanza. The breezy call of incense breathing morn, the swallow twitter from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. इस स्टैंजा में पोएट टॉमस ग्रे कहता है द ब्रीजी कॉल, ब्रीज कहते हैं शीतल पवन, कॉल मीन्स पुकार से है, इंसेंस मीन्स खुशबू, ब्रीदिंग मीन्स सांस, सांस का अभिप्राय यहाँ पर है हवा से. मौन प्रातःकाल की, प्रातःकाल की शीतल सुगंधित वायु जब चलती है तो क्या होता है, ग्रामीण लोग जाग जाते हैं. गर्मी के दिनों में जब गर्मी होती है और ग्रामीण लोग सोए होते हैं तो प्रातःकाल के समय शीतल सुगंधित वायु जब चलती है और शरीर का स्पर्श करती है तो लोग कुछ शीतलता के कारण, शीतलता का एहसास के कारण जाग जाते हैं. तो कवि कहता है कि प्रातःकाल की शीतल मंद खुशबूदार पवन लोगों को उठा देती है, जगा देती है. कॉल मीन्स आवाहन करती है, जाग जाते हैं. प्रातःकाल की शीतल खुशबूदार वायु, सुगंधित वायु लोगों को जगा देती है. नेक्स्ट क्या एक्टिविटी है, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट सेड. स्वेलो कहते हैं अब्बाबील को, ट्विटरिंग मीन्स चहचहाना, चर्पिंग CHIRPING, चर्पिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट सेड. स्ट्रा बिल्ट सेड का मीनिंग है तिनकों से बने हुए घोंसले से. सेड मीन्स नेस्ट, स्ट्रा बिल्ट तिनकों से बना हुआ है. तो क्या होता है, प्रातः काल के समय
अपने घोंसले में बैठा अब्बाबिल जब चहचहाता है तो उसकी चहचहाट से क्या होता है, लोग जाग जाते हैं कि भाई अब्बाबिल बोल रहा है, चहक रहा है, उठने का समय हो गया है। तीसरी एक्टिविटी क्या होती है, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की, जानते कॉक मीन्स मुर्गा, श्रिल मीन्स शार्प तेज, क्लैरियन मीन्स आवाज। मुर्गे की तीखी आवाज या मुर्गे की तीखी बांग को सुनकर के लोग जाग जाते हैं। प्रातःकाल के समय जब मुर्गा बांग देता है, when in the early morning a cock crows, the people think that it is time to wake up। प्रातःकाल के समय जब मुर्गा बांग देता है तो लोग सोचते हैं कि भाई अब उठने का समय हो गया, नाउ दे मस्ट वेक अप, गेट अप। तो ये तीसरी एक्टिविटी है प्रातःकाल में होने वाली जो मनुष्य को जगा देती है। और द इकोइंग हॉर्न, गूंजते हुए भौंपू की आवाज। प्रातःकाल के समय जब शिकारी लोग अपने शिकारी कुत्तों को एकत्र करने के लिए भौंपू बजाते हैं तो भौंपू की आवाज को सुन करके लोग जाग जाते हैं, सोचते हैं कि भाई शिकारी अब अपने शिकारी कुत्तों को लेकर के शिकार करने जा रहे हैं और ये प्रातःकाल के समय ही जाते हैं। अब प्रातःकाल हो गई है, नाउ इट इज टाइम टू गेट अप, अब उठने का समय हो गया है। ये सारी एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द मॉर्निंग हैव इफेक्ट्स ऑन द विलेजर्स। ग्रामीण लोगों पर इन सब का प्रभाव होता है, लेकिन नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। नो मोर सेल राउज, राउज मीन्स उठाना, उनको नहीं उठाएगी। फ्रॉम देयर लवली बेड, लवली बेड मीन्स देयर नैरो ग्रेव्स, उनके तंग कब्रों से ये सब प्रकार की एक्टिविटीज अब उनको नहीं उठा सकेंगी क्योंकि वे मरे हुए हैं। इन सभी प्रातःकाल की क्रियाओं का उन मरे हुए दिवंगत ग्रामीणों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। द पोएट थॉमस ग्रे सेज दैट व्हेन द मॉर्निंग एयर बिलोज इट इज फ्रेश एंड कूल एंड फ्रेग्रेंट। ये शीतल होती है, खुशबूदार होती है, ताजगी प्रदान करने वाली होती है। When the morning fresh and scented air touches the body of the villagers who are sleeping, they get up, वे उठ जाते हैं। The swallow sitting in the nest chirps in the morning, the people get up after listening to the chirping of the swallow। swallow की चहचहाट को सुनने के बाद लोग जाग जाते हैं, because they think that it is time to get up। So the cool and scented air, the chirping of the swallow make the villagers get up, wake up, because they are alive। The cock's shrill clarion, when the cock crows in the morning, the crowing of the cock makes the villagers get up। The villagers think that the cock is crowing, so it is time to get up, and when they listen to the blowing horn, because they think that it is time to the hunters to go to hunting, so they blow their horn to call their dogs। So the blowing horns
indicate the villagers that it is time to get up. But all these activities have no effect on the villagers who are lying buried in their graves. Have no effects on the villagers who are dead now. Okay students, आगे क्या कहता है? Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile, and the short and simple annals of the poor. इस स्टेंजा में देखिए एम्बिशन का एक कैपिटल है, ग्रेंजर का जी कैपिटल है, यहाँ नहीं दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें कैपिटल हैं। तो इस स्टेंजा में टॉमस ग्रे कहता है लेट नॉट एम्बिशन, इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। एम्बिशन महत्वाकांक्षा को कहते हैं, ग्रेंजर वैभव को कहते हैं। तो ये पर्सोनिफाई किए जा रहे हैं, इनको व्यक्ति के रूप में संबोधित किया जा रहा है। तो इसमें इस लाइन में और इस लाइन में क्या पर्सोनिफिकेशन है। In this stanza, the poet Thomas Gray has used figures of speech personification because the abstract ideas has been personified, has been addressed as they are living, जैसे कि वो जीवित हों। तो कहता है महत्वाकांक्षी लोगों से let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure। पोएट कहता है कि महत्वाकांक्षी लोगों को मौकमिस मजाक नहीं बनाना चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल, उनके उपयोगी परिश्रम का, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, परिश्रम का। देयर होमली जॉयज, उनके जो सरल और साधारण मनोरंजन के साधन थे। जॉयज मीन्स आनंद, जो उनके मनोरंजन के साधन थे वो सरल थे, साधारण थे। उनका महत्वाकांक्षी लोगों को मजाक नहीं बनाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, कि जिन लोगों को भाग्य ने अंधकार में रखा, ऐसे लोगों का भी, महत्वाकांक्षी लोगों को मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किया गया परिश्रम उनके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुउपयोगी था। आगे कहता है नॉर ग्रेंजर हियर, ग्रेंजर मीन्स धनी और शक्तिशाली लोग, वैभवशाली लोगों को, नॉर मीन्स नहीं, हियर मीन्स सुनना चाहिए। विद ए डिस्डेनफुल, तिरस्कृत या घृणापूर्वक, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट के साथ, घृणापूर्वक हेटफुल, घृणापूर्वक दृष्टि से या घृणित मुस्कुराहट से नहीं सुनना चाहिए। द शॉर्ट, संक्षिप्त एंड सिंपल और सरल, एनल्स मीन्स कहते हैं अभिलेख, रिकॉर्ड्स ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के। तो कवि महत्वाकांक्षी लोगों को ये सलाह देता है कि उन्हें ग्रामीण लोगों के उपयोगी परिश्रम, सरल और इनसे घर जैसे सरल जो आनंद के तरीके हैं उनकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और उन्हें भाग्य ने अंधकार में रखा, उनको भाग्य में अंधकार, उन्हें भाग्य ने अंधकार में रखा, इस चीज की भी उन्हें मजाक नहीं बनानी चाहिए। या भाग्य के द्वारा अंधकार में रखे जाने पर उन्हें ग्रामीण लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। The poet, in this stanza, the poet advises the ambitious person that they should not make a fun of the dead villagers' hard work and their simple sources of entertainment, because their fate kept them in obscurity, in the dark. Unfortunately, their work could not be as famous
as the ambitious person. So the useful hard work and their means of entertainment were also important. Nor grandeur, the rich and powerful persons should not listen to the short and simple records of the dead poor villagers. They should not smile contemptuously. They should not smile contemptuously at the short and simple records of the dead villagers. तो ये महत्वाकांक्षी लोगों के लिए, व्यवसायी लोगों के लिए पोएट सलाह देता है। In the last stanza, the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable are the paths of glory lead but to the grave. देखिए, ये स्टैंजा मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, सो प्रिपेयर इट वेल फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. This stanza and this stanza most important for the examination. The boast of heraldry, लोगों की प्रशंसा, लोग प्रशंसा करते हैं. बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द pomp ऑफ पावर, कवि कहता है कि मनुष्य उच्च परिवार में जन्म लेता है. उच्च परिवार में जन्म लेने से, एंड pomp ऑफ पावर, धनी लोग अपने, शक्तिशाली लोग अपने ताकत का दिखावा करते हैं. एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जो कुछ भी लोगों को सुंदरता के कारण प्राप्त होता है. भाई कुछ लोग क्या होते हैं, श्रेष्ठ कुल में पैदा होकर के प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं. कुछ लोग शक्तिशाली होते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, तो उन्हें मान सम्मान अपनी शक्ति के कारण मिलता है. कुछ लोग सुंदर होते हैं और उन्हें सम्मान सुंदरता के कारण मिलता है. जैसे ब्यूटी क्वीन होती हैं, मिस यूनिवर्स होती हैं, मिस इंडिया होती हैं. दे बिकम फेमस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी. ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और जो कुछ भी मनुष्य को धन प्रदान करता है. कुछ लोग धनी होते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं. तो धनी लोग, सुंदर लोग, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने वाले लोग, शक्तिशाली लोग, सभी के सभी लोग अवेट्स, प्रतीक्षा करते हैं, अलाइक एक समान, द इनएविटेबल आर्मीज, अवश्यंभावी समय की. सबके साथ एक जैसा होता है, सबको मौत आती है. द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, वैभव का के सारे रास्ते, चाहे वो श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ हो, शक्तिशाली हो, कितना भी सुंदर क्यों न हो, कितना भी धनवान क्यों न हो, सभी प्रकार के जो गौरव के, कीर्ति के, यश के रास्ते हैं, वो सब के सब क्या है, लीड जाते हैं बट टू द ग्रेव, केवल मृत कब्र की ओर. उन सब का एक ही जैसा ही, एक समान ही गति होती है कि वे निश्चित रूप से अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और सबको दफनाया जाता है. उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि वो मरेगा नहीं, शक्तिशाली व्यक्ति ये सोचेगा वो मरेंगे नहीं, सुंदर व्यक्ति ये सोचेगा वो मरेगा नहीं, धनवान व्यक्ति भी सोचेगा कि वो मरेगा नहीं, सब मरेंगे और सब के सब एक गरीब व्यक्ति की तरह मरेंगे. सबको एक ही जैसी मृत्यु की अनुभूति होगी. देयर विल बी नो डिफरेंस वाइल दे डाई. कोई जब वो मरेंगे तो कोई विशेष चीज उनके लिए, विशेष सुविधा उनके लिए उपलब्ध नहीं होगी. ये मृत्यु, इनएविटेबल आर्मीज, मृत्यु सबका समान रूप से प्रतीक्षा करती है.
death does not make any difference between the high and low, between the rich and the poor, between the small and between the young and old. बूढ़े में, जवान में, ऊंचे में, नीचे में, गरीब में, धनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करती. It comes, death comes to all, whether he is powerful, he was born in a high family, he was the most beautiful, he has a lot of wealth in the world. It comes to all. It does not spare anyone at all. So the poet advises all the people that they should not make themselves different from others. All men are equal. क्योंकि सभी प्रकार की कीर्तियों का रास्ता केवल और केवल कब्र की ओर जाता है. सबकी गति एक होती है, सबका अंत एक प्रकार से होता है. The life of all the people ends alike in the same manner. As I have explained to you, death makes no difference among the people, whether they are poor, they are rich, they are powerful, they are weak, they are ugly, or they are beautiful, they are rich, they are poor. It comes to all. तो ये एक सैड सॉन्ग है जो ऐसे दिवंगत ग्रामीणों के लिए लिखा पोएट ने जिनकी मौत पर शोकगीत नहीं गाया गया. तो स्टूडेंट्स, पोएम को ठीक से तैयार करें और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा. और अधिक समझने के लिए इसको वीडियो को बार बार देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों से भी कहें वो भी सब्सक्राइब करें ताकि उनका क्लास का वर्क घर बैठे ही पूर्ण हो जाए. नोट्स भी बना सकते हैं आप इनसे. थैंक्स.